नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी सेक्शन कंप्लीट करवाने वाले हैं। जो बिहार डीएलएड 2022 से लेके 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग शिफ्टों में, जो बार बार रिपीट किया गया है, उन्हीं प्रश्नों को आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करवाएंगे आप सभी को। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और निश्चित है कि 2026 में जो आपका 8 जून से पेपर चालू होने वाला है वहां पर यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हर प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा और जितना फैक्ट आपको बताएंगे ना उसे भी आप सभी याद करते चलिएगा, क्योंकि आयोग आसपास से प्रश्न को पूछता है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आराम से हैंडल करके प्रश्न बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। देखिए, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो अगर उसको पद से हटाना है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये अनुच्छेद 61 के तहत, ध्यान रखेंगे आप सभी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। बट अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। बात समझे। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो देश का सर्वोच्च नागरिक होगा। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्ति दिया गया है। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, एक लगता है राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत, और एक होता है वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो राजकीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया। अच्छा, आपातकालीन शक्ति कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी, बिल्कुल कर सकते हैं आप सभी। और यह संविधान के किस भाग में है, यानी कि आपातकाल के बारे में बात जो किया गया है यह संविधान के किस भाग में है? तो भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। और ये संविधान के भाग 4 जो है इसी में इसका वर्णन है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। और ये किस देश से लिया गया है? तो यह आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। याद रखिएगा आप सभी। ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली लिया गया है, जबकि कनाडा से संघीय प्रणाली लिया गया है। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को, याद करते चलिएगा। अगला है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, आंसर कीजिएगा आप सभी। सभी क्लास को लाइक भी करते चलिएगा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। देखिए, पेपर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 8 जून से लेके 22 जून तक आपका पेपर होगा और 28 मई से आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। बहुत ही कम समय है। अगर अभी से देखा जाए तो लगभग 13 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो मिशन मोड में तैयारी में लगे रहिए आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में कह सकते हैं कि वित्त आयोग के गठन का चर्चा किया गया और इसी के तहत वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एल नीनो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। सभी क्लास को लाइक जरूर करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। तो एल नीनो जो है यह आपका प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी। और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझिए, एल नीनो किससे संबंधित है? तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और प्रशांत महासागर दुनिया की सबसे बड़ी महासागर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा की बात किया जाए तो ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। याद रखिएगा आप सभी, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है। अगर भारत की बात किया जाए तो ये आप भारत का मैप देख सकते हैं और ये आपका कर्क रेखा है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ये कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो एक पहला यहाँ गुजरात हो जाएगा, इसी जगह आपका राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड होगा, पश्चिम बंगाल होगा और यहाँ पर आपका त्रिपुरा और यहाँ मिजोरम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे? बिल्कुल बात समझे आप सभी।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो आपका बैरन ज्वालामुखी है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा? बैरन ज्वालामुखी, जो बैरन द्वीप पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, याद रखिएगा आप सभी। और एक है नारकुंडम ज्वालामुखी जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है, वो आपका सक्रिय नहीं है। ठीक है, देखिए आप सबको बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर क्रैश कोर्स लाइए ताकि हम सभी कम समय में बेहतर तैयारी करके रिजल्ट को बना सके। तो आप सभी के लिए स्पेशल एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जो 28 से 22 जून ये स्पेशल कोर्स है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जिस भी बच्चे का एग्जाम होने वाला है आप सभी इस कोर्स को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जिस भी बच्चे को लगता है कि कहीं मेरा तैयारी नहीं हो पाया है, कहीं कसर है, ठीक है, तो अभी से भी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टू द पॉइंट चीज आपको मिल जाएगा, पढ़ने के लिए बेहतर तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा, जिससे आप पेपर में हाईएस्ट स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, जितना चीजें अगर हम दे देंगे और उसे प्रॉपर कवर कर लीजिएगा तो रिजल्ट आपका आराम से होने की संभावना रहेगा। ठीक है, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज टू द पॉइंट चीजें कंप्लीट करवा रहे हैं, वही चीजें जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे से पूछा जाता है। तो ये चीजें क्लास के माध्यम से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ई बुक दिया गया है, एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले इस ई बुक को पढ़ लीजिएगा तो करीब करीब चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिए हैं, ताकि अगर प्रश्न इधर उधर से पूछे तो आप हैंडल करके प्रश्न को बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो ये टारगेट है, ध्यान रखिएगा आप सभी, कम समय में बेहतर तैयारी हो जाएगा। ये कोर्स अभी आपको मात्र में 99 रुपया में मिल जाएगा, जो बहुत ही कम फी रखे हैं ताकि सभी बच्चे अफोर्ड कर सके, पैसा ज़्यादा बर्बाद ना हो। बाद में हो सकता है प्राइस बढ़ भी जाएगा, तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए ये एप्लीकेशन है, युवा शक्ति का ही है, सक्सेस योद्धा। इसको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था। देखिए अल्बर्ट बिल विवाद की बात किया जाए तो ये आपका लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, लॉर्ड रिपन के समय में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब होता है? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जाता है और पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनता है। जबकि पूर्ण स्वराज की बात किया गया है तो ये आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में ही पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। अच्छा, प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए गांधी इरविन समझौता की बात किया जाए तो ये आपका 1931 में महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी, 1931 में। अच्छा, यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा कब हुआ था? 1931 में, और आपका तीसरा कब हुआ था? 1932 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी। देखिए यंग इटली संगठन की स्थापना मैजनी के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसकी स्थापना कब होता है? 1831 ईस्वी में मैजनी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी। चलिए क्वेश्चन में 11 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो देखिए रूस की बोल्शेविक क्रांति ये आपका 1917 में होती है। बात समझे, कब? 1917 में। नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने, याद रखिएगा आप सभी। किसने किया था? लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए अगला है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है या किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए साइलेंट वैली परियोजना जो है ये आपका केरल में है, याद रखिएगा आप सभी, और केरल राज्य से ही संबंधित है। ये आपका राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम घाट में स्थित है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है आपका साइलेंट वैली। कहाँ पे है? केरल में। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए ये सभी आपको बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। और इसी समय मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, तो इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है, तो 3 शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, कब। देखिए जापान के हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था, और ये आपका 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिस बम का
कोड नाम था लिटिल बम, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। लिटिल बॉय बम नाम था। ये आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और फिर 3 दिन के बाद जो है कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, जिसका कोड नाम था फैट मैन, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के जल भृतों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया गया है। सिंपल भाषा में समझिएगा कि पूरे विश्व में मीठे पानी की जल की बात किया जाए तो मात्र में 2.4 या 5% के अप्रॉक्स में है, तो इसको हम 3% के अप्रॉक्स में मान सकते हैं। तो ऑप्शन में सी की तरफ यहाँ जाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यह प्रश्न आपके बिहार डीएलएड 2022 में पूछा गया था प्रश्न। तो आयोग अप्रॉक्स में 3% लिया है, पर याद रखिएगा मात्र में 2.4% पर ही जल है जो मीठे पानी है, जिसे हम सिर्फ पी सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो सभी को पता होगा कि 8,848 मीटर, किसी किसी बुक में 8,850 मीटर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, याद रखिएगा। देखिए माउंट एवरेस्ट को हम सभी माउंट एवरेस्ट ही कहते हैं, और ये किसके नाम पर पड़ा था? भारत का एक महासर्वेक्षक था, उसका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट, इसी के नाम पर एवरेस्ट पड़ा था, और ये भारत का था। बट नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नेपाल में हम सभी किस नाम से जानते हैं, 1 मिनट, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा कहा जाता है। इससे चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किसको विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? चावल, गन्ना, मक्का, बाजरा। तो याद रखिएगा गन्ना को विकसित होने में लगभग 1 साल का समय लगता है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि गन्ना के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको तापमान चाहिए। अगर वहीं वर्षा की बात किया जाए तो 100 से लेके 200 सेमी इसको वर्षा चाहिए, याद रखिएगा कितना, 200 सेमी तक वर्षा चाहिए। चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पता है आप सभी को? बिल्कुल कह सकते उत्तर प्रदेश ही करता है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जनसंख्या भारत में पूछा गया कि भारत में सबसे यहाँ अधिक नहीं सबसे कम जनसंख्या बताइए। अधिक तो राजस्थान में है, सबसे कम यहाँ पर हो जाएगा, जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है? बिहार में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, याद रखिएगा आप सभी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है। अगला है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग जो हुआ था ये अमेरिका में ही हुआ था। अगला है कि इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो देखिए राजनीतिक अधिकार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव लड़ने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे प्रमुख अंतर क्या है? एक यूकेरियोटिक कोशिका होता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। जैसे कि आप सभी यहाँ देखिएगा, ये क्या है? कोशिका का स्ट्रक्चर है। इसमें आपका एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम सभी केंद्रक कहते हैं, और इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है या नियंत्रक केंद्र कहा जाता है इसको। इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस कहते हैं, जो एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित करके रखता है, आवश्यकता पड़ने पर रिलीज कर देता है, इसीलिए इसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं। इसी में आपका लाइसोसोम पाया जाता है जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर कोशिका का कोई भाग काम नहीं कर रहा है तो वो उसको नष्ट कर देता है या खुद ही फट जाता है। इसी में आपका अंतःपरद्रव्यीय जालिका पाया जाता है। एक चिकनी होता है, एक खुरदरी होता है। जो खुरदरी होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा कि डीएनए के चारों ओर नाभिकीय आवरण का अभाव और झिल्ली से संबंधित जीवों की अनुपस्थिति होता है। इसी कारण से यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर होता है। देखिए यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है? कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के चारों ओर झिल्ली नहीं होती है। तो कोशिका के चारों ओर झिल्ली किसमें पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका में, ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यहीं से एक फैक्ट याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों होता है। यूकेरियोटिक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो होता है ये एक कोशिकीय ही होता है सिर्फ, याद रखिएगा आप सभी। ये दोनों फैक्ट को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो देखिए दाढ़ी बनाने में हम सभी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
हैं। गाड़ी के हेडलाइट में जो आगे वाला जो बल्ब होता है वहां पर आपका अवतल दर्पण ही लगा रहता है, जबकि ड्राइवर के पास जो साइड मिरर आता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। देखिए अवतल दर्पण क्या करता है, जो छोटा चीज है उसको बड़ा करके दिखाता है, याद रखिएगा। इसीलिए देखिएगा डॉक्टर भी यूज जो करता है वो अवतल दर्पण वाला टॉर्च का यूज करता है। वहीं पर आपका उत्तल दर्पण जो होता है ये बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है, इसीलिए देखिएगा जो आपका कार जो होता है, कार के साइड में आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है ताकि दूर का चीजें जो बड़ा बड़ा है वो छोटा होकर एक जगह हमको दिखाई दे। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य होगा, तो इसमें संबंध सत्य की बात किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि V बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है कि V समानुपाती I होता है, तो यहाँ पर V बराबर हो जाएगा I बटा R हो जाएगा। यहाँ पर V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, विद्युत धारा है, और R क्या है, चालक का प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका सूत्र सही ऑप्शन नंबर C वाला होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सी प्रजाति भारत की मधुमक्खी की प्रजाति नहीं है, या भारतीय मधुमक्खी की प्रजाति की बात किया गया है। तो एपिस मेलिफेरा जो है ये भारत की मधुमक्खी प्रजाति नहीं है, जबकि ये सभी आपका भारत की मधुमक्खी की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। तो देखिए सबसे प्रचुर मात्रा में जो आपका सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप सभी, जिससे हम सभी क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। बात समझे आप सभी। तो हैजा जो होता है ये जीवाणु के कारण हो जाता है, टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होते हैं। अगला है कि मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा कौन सी है। तो देखिए मानव को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है, याद रखिएगा आप सभी। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 21% के अप्रॉक्स में है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, याद रखिएगा आप सभी। जबकि मानव शरीर में बात किया जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में है। अगला है लाइम जल है, लाइम जल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइम जल को हम सभी चूना जल के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र होता है CaOH हॉल 2 होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए जब आपका चूना जो होता है CaO जो होता है ये आपका जल के साथ अभिक्रिया करता है, H2 के साथ अभिक्रिया करता है, तब ये आपका CaOH2 का निर्माण करता है, यानी कि चूना जल का निर्माण करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है बड़ी जी का मान लगभग होता है, देखिए छोटी जी का मान 9.8 होता है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि बड़ी जी का मान की बात किया जाए तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, 3 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट मान याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बड़ी जी का मान है और ये आपका छोटी जी का मान है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइडस किस रूप में होते हैं। तो ये आपका आपस में जुड़ी एक थैली के रूप में होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। आपस में जुड़ी एक थैली के रूप में होते हैं, और ये प्रश्न बिहार डीएलएड में 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणें होती हैं। तो देखिए कैथोड किरणें की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा, ये ऋण आवेशित होती है कैथोड किरणें। जबकि अगर एनोड किरणें की बात किया जाए ना तो वो आपका धन आवेशित होता है एनोड किरणें, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एनोड किरणें जो होता है वो किस प्रकार का होता है, धन आवेशित होता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है। ये प्रश्न आपका 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया और 2024 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो आगे भी ये प्रश्न आपका आने की संभावना है। तो त्वरण से किया जाता है, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 6V बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पर आप सभी से ऊर्जा पूछा गया है ना, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू हो जाएगा आपका कूलाम हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। तो यहाँ पर देखिएगा V का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। कूलाम कुछ नहीं तो x मान लेते हैं या 1 मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 6 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो 6 जूल यहाँ करेक्ट आंसर होगा। बात समझ गए। 1 कूलाम यहाँ पर दिया हुआ है जी, 1 कूलाम दिया हुआ है, यहाँ पे 1 कूलाम दिया हुआ है, तो कुछ मानने का आवश्यकता ही नहीं था। 6 गुना 1 करते आपका 6 जूल हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि तरल में प्रभावित
अगला है कि तरल में प्रभाव का गुण अद्वितीय होता है, तो तरल में प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? तो तरल में प्रभाव के बारे में यहाँ सत्य कथन बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा कि द्रव और गैस तरल की तरह व्यवहार करता है। जो द्रव होता है और गैस होता है ना, ये तरल की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि गैस जो होता है, आपसे भी देखिएगा जो लिक्विड गैस होता है वो भी तरल की तरह व्यवहार करता है, हालांकि उड़ाने के बाद उड़ने लगता है, और द्रव भी आपका तरल की तरह ही व्यवहार करता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, और ये वृक्ष को बचाने से संबंधित आंदोलन था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। 5 जून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्ट डाटा को याद रखिएगा। पोलियो उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? देखिए, पोलियो उत्पन्न करने वाला जीवाणु है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। याद रखिएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये ज़्यादातर शिकार जो होता है 0 से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर इससे आपका कह सकते हैं प्रभावित होता है। बात समझे, पोलियो से। तो इसीलिए देखिएगा बच्चे में पोलियो का टीका लगाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, गहने बनाने में प्रयोग हम सिर्फ सोना का भी प्रयोग करते हैं। सोना सबसे तन्य धातु होता है, इसको जितना पतला कर सकते हैं। चांदी का भी प्रयोग होता है और प्लेटिनियम का भी प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेटिनियम को हम सिर्फ व्हाइट सोना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, या व्हाइट हीरा भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्लेटिनियम क्या होता है? एकदम व्हाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में संकर रूपी एक संकरी संकरण के अनुपात में है? तो देखिए, F2 की यहाँ पर बात किया जाए ना, F2 पीढ़ी में जो होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, F2 पीढ़ी में फेनोटाइप का आपका मोनोहाइब्रिड का अनुपात होता है। याद रखिएगा, फेनोटाइप मोनोहाइब्रिड का अनुपात 3:1 में होता है। और वहीं पर आपका जेनोटाइप की बात किया जाए तो उसमें जेनोटाइप में 1:2:1 में होता है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन में बी हो जाएगा, F2 में 3:1 में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णिक छंद के बारे में बताना है। यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है कि आए प्रजाधीप निकेतन पास उधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। तो इसमें कौन सा आपका वर्णिक छंद होगा? तो राइट आंसर होगा इसमें वंश तालिका वर्णिक छंद होगा। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा हो जाएगा? वंश तालिका वर्णिक छंद होगा इसमें। और वंश तालिका की बात किया जाए ना, तो इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। याद रखिएगा आप सभी, कितने वर्ण होते हैं वंश तालिका में? प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें आपका तगन, भगन, जगन, जगन और अंत में 2 गुरु वर्ण होता है। किसमें? वंश तालिका में होता है। अगला है अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची अमी होता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? या अमीय इसको कह सकते हैं, अमीय कह सकते हैं। इसके अलावा पीयूष भी होता है, सुधा भी होता है, शुभा भी होता है। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने पुस्तक पढ़ी, इनमें कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ पर देखिएगा कर्ता प्रधानता आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैंने पुस्तक पढ़ी है। किसने? मैंने पुस्तक पढ़ी है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। याद रखिएगा, कर्मवाच्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिएगा विरोध प्रकट किया जा रहा है। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार होगा। आपको बताएं कि जहां विरोध प्रकट किया जाए तो वहां विरोधाभास अलंकार ही होता है। अगला है, अब तो सूर्य भी सिर पर आ गया, इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा व्यंग कसा जा रहा है कि अब तो सूर्य कहाँ आ गया है? सिर पर आ गया है। तो क्या किया जा रहा है? व्यंग कसा जा रहा है। और जहां पर व्यंग कसा जाए वहां पर आपका व्यंजना शब्द शक्ति होता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा होता है? व्यंजना शब्द शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। उदित उदयाचल, मंच पर रघुबर बालपन, विकसे संत साजे सब हर्षे लोचन मृग, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो एग्जैक्ट को याद रखिएगा, इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। याद रखिएगा कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या बताया है कि किसी के अगर समान बता दिया जाए, समझ लीजिए, या रूपी शब्द देखने के लिए मिल जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माया महाठगने हम जाने, तीर गुण फांस लिए
लिए कर डोले बाली मधुर बानी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें देखिए सलेश अलंकार है। देखिए सलेश अलंकार में क्या बताए थे कि जहां एक ही शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ निकले, तो यहाँ जो आप सभी तीर गुण देख रहे हैं इसका दो अर्थ निकलता है, याद रखिएगा आप सभी। एक होता है तीन गुण तत्व होता है, याद रखिएगा, तीर गुण का अर्थ तीन गुण तत्व होता है, और इसी का अर्थ तीन धागे वाला रस्सी भी होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो तीर गुण का अर्थ तीन धागे वाला रस्सी भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य जो है ये आपका अशुद्ध है, ये सभी आपका शुद्ध है कि किसान के खेत में जंगली जानवर आए हैं, ये आ गए, ये सही है। यहाँ गाय ताज़ा दूध मिलती है, सॉरी यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलती है, ये भी सही है। वह हाथी पागल हो गया, ये भी सही है। गलत क्या है? ऑप्शन नंबर डी कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, ये गलत है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। सही क्या होगा कि खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ना कि काट कर गाजर खिलाओ। तो यहाँ पर पहले क्या होता कि खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, तो गाजर के बाद काट कर आता तब सही उच्चारण होता है इसका। अगला है कि पो फटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पो फटना मुहावरे का अर्थ होता है प्रातः काल होना, यश कह सकते हैं सुबह का समय होना। अगला क्वेश्चन देखिए कि वज्र योध में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें जो है आपका बहुब्रीहि समास होगा, और इसमें आपका तत्पुरुष समास भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन तत्पुरुष नहीं दिया हुआ है, तो बहुब्रीहि समास यहाँ टिक कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन है कि थके नयन रघुपति छवि देखे पलक नन्ही परिहरे निमेष में कौन सा रस का उदाहरण है इसमें? तो यहाँ पर रस बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द का पदबंध आपको बताना है। तो इसमें जो आपका रेखांकित शब्द है वह अत्यंत आपका रेखांकित शब्द हो जाएगा, तो इसमें आपको पदबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसका कुत्ता अत्यंत ही आज्ञाकारी है, तो विशेषता क्या है कि वह अत्यंत आज्ञाकारी है, याद रखिएगा। तो यह आपका विशेषण पदबंध होगा, जहाँ पर विशेषता बताया जाता है वहाँ विशेषण पदबंध होता है। पक्षी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? तो पक्षी अभी उड़ ही रहे हैं, तो ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा, याद रखिएगा। पक्षी उड़ेगा भविष्य काल का होगा, पक्षी उड़ा था भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नित्य हो नहाता क्षीर सिंधु में कलांधर है सुंदर तवानन, इसको कीजिएगा आप सभी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तवानन की क्षमता की इच्छा से, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आहा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपका रूपक अलंकार होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का उदाहरण इसमें हो जाएगा रत्नाकर, जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि किस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थों का बोध कराता है? तो देखिए यमक अलंकार में एक ही शब्द के अलग अर्थ होते हैं, जैसे कह सकते कनक, कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के कुल 9 अंग होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? तो समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह ही इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास विग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है आपका प्रति प्लस एक होता है, याद रखिएगा। प्रति एक उपसर्ग शब्द है, तो प्रति प्लस एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना है, आज के सेशन में कुल आपको 58 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि इसमें आप सभी का PYQ क्वेश्चन प्लस में न्यू क्वेश्चन ऐड किया गया था, और क्वेश्चन के साथ में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता था वो सारा फैक्ट आपको कंप्लीट करवाए हैं। आज के सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।